हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी जो है ईवीएस की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं। और आपको पता होगा कि कल जो है हम लोगों ने यहाँ पर फसलों के बारे में, खेती के बारे में और पशुपालन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसमें अभी जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग आज लेकर आए हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईवीएस की प्लेलिस्ट दे दिया है, वहाँ पर आपको जो है उसकी फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको भी हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू भी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सीटेट के एग्जाम में आए हैं। तो पहले तो हम लोग थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बात करते हैं विदेशी फसलों के बारे में। इसकी थ्योरी पार्ट हम देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि सीटेट में 120 से ज्यादा आपके नंबर आए, तो आप पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरी ईवीएस की बहुत सारी क्लासेस नहीं देखी है, सीडीपी की क्लासेस नहीं देखी है, तो दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देखें और बहुत फायदा मिलेगा उससे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विदेशी फसलें। आज हम जिन फल सब्जियों, फसलों आदि का अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, इनमें से कुछ संसार के अलग अलग देशों से भारत में लाई गई हैं और हमारे भोजन का अहम अंग बन चुकी हैं। विदेशी फसलों में आपसे क्वेश्चन सीटेट में कैसे पूछा जाएगा, वो आपसे कह देंगे कि बताइए आलू जो है वो किस देश से जो है लाया गया था, या मिर्च जो है किस देश से लाई गई थी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके टेट में, स्टेट टेट में, सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गेहूं और चना की। तो गेहूं और चना जो है वो उत्तर पश्चिम एशिया से लाई गई है। आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली और अमरूद की बात करें तो दक्षिण अमेरिका से। ये जो मिर्च वाला क्वेश्चन है ना भाई मेरे, ये सीटेट में प्रीवियस ईयर में आया था कि मिर्च जो है कहां से लाया गया है, या जो मिर्च है वो कहां के व्यवसायी जो है भारत में लाए थे। तो आपका आंसर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो गेहूं और चना उत्तर पश्चिम एशिया से, आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली और अमरूद दक्षिण अमेरिका से। मक्का जो है मैक्सिको से लाया गया था। मटर और गोभी जो है यूरोप से लाया गया था। सोयाबीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन जो है चीन से लाया गया था। काफी, बाजरा और भिंडी ये आपका अफ्रीका से लाया गया है। और पपीता, ठीक है, ये आपका अमेरिका से लाया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको आप आराम से इसको लिख लीजिए। इससे बाहर आपके सीटेट एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट दी गई है। समझ में आई बात? और एनसीईआरटी से ही आपके सीटेट में आएगा। फिलहाल अभी तक की मैं बात बता दूं, जो आपकी स्टेट टेट में आया है, एक सोयाबीन के बारे में पूछा गया है, और सीटेट में मिर्च के बारे में पूछा गया था कि कहां से लेकर आया गया है। और इसमें एक चीज पूछा गया है, ये गेहूं पूछा गया है कहां से आया है। ये 3 चीजें अभी तक के जो सीटेट के एग्जाम है वहां पर पूछे जा चुके हैं, सीटेट के एग्जाम में। और जो स्टेट के टेट के एग्जाम है, चाहे हरियाणा टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, उन सभी जगहों पर इसको पूछा गया है। चलिए, अगर ये चीजें हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल जाए, उन लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि ईवीएस जो है ये लोगों को सही से मिलती नहीं है कहीं पर भी कंटेंट ईवीएस का। तो यहाँ पर अगर आपको एनसीईआरटी ईवीएस दिया जा रहा है तो कोशिश करिए कि आपके दोस्तों को भी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस चैनल से बढ़िया जो है आपको ईवीएस कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बताते हैं रेसे तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेसों के बारे में। इससे भी क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। रेसे क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए कि प्राकृतिक रेसे जो होते हैं वो जानवरों और पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसा कि रेसे जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक रेसे होते हैं वो आपके पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं, और जो कृत्रिम रेसा होता है वो रासायनों से बनाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन कौन से रेसे कृत्रिम हैं, जिनको मानव बनाता है, प्राकृतिक नहीं होते हैं। उनकी लिस्ट हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप यहां पर देख लीजिए, रेसे से धागे व धागों से वस्त्र बनाया जाता है। जानवरों से प्राप्त रेसों को जानतो रेसे कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जानवरों से जो रेसे प्राप्त होते हैं उनको कौन सा रेसा कहा जाता है, तो उनको जानतो रेसे कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जानवरों से जो रेसे प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक ऊन और एक रेशम, ठीक है। यहां तक चीजें आपको याद रखना है कि रेसे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है, ठीक है। और जो रेसे जानवरों से प्राप्त किया जाता है उनको जानतो रेसे कहते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है, एक ऊन और एक रेशम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ऊन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऊन से पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन सीटेट में आया है मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। इसमें लिखा है कि ऊन जो होता है ये हमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा आदि जानवरों से मिलता है, ठीक है। ऊन का मुख्य स्रोत जो है वो भेड़ होता है। भेड़ों से ऊन गर्मियों के मौसम में उतारी जाती है ताकि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। जब हम ऊन उतारते हैं तो भेड़ों को कोई कष्ट नहीं होता है। ये सारे पॉइंट जो मैंने यहां लिखे हैं सारे के सारे सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि बताइए निम्न में से ऊन के बारे में क्या सही है। और पहला पॉइंट दे देगा ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है,
भेड़ों से जो ऊन है वो सर्दियों में उतारी जाती है, तो गलत हो जाएगा। जो ऊनों से जो ऊन होती है वो भेड़ों से गर्मियों के महीने में उतारी जाती है, ठीक है। और जब हम ऊन उतारते हैं तो उनको कष्ट नहीं होता है। एक बार सीटेट के एग्जाम में आया था जिसमें ऑप्शन में था कि ऊन उतारते समय जो है भेड़ों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब हम ऊन उतारते हैं तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। जैसे हम लोग अपने सिर के बाल को जब काटते हैं तो क्या हम लोग को दर्द होता है? बिल्कुल भी नहीं जो है दर्द होता है। इसीलिए ये जो ऊन होता है वो उनकी बाल ही तो होता है, तो हम जब उनके बाल को उतारते हैं तो कोई भी दर्द नहीं होता। और अगर पूछा जाए कि ऊन जो है वो भेड़ों से कब उतारा जाता है, तो गर्मियों में उतारा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सीटेट में अनगिनत बार पूछा गया है, पश्मीना और अंगोरा के बारे में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि ऊन जैसे सुना तुरंत भेड़ लगा दिए। तो याद रखिएगा पश्मीना और अंगोरा ये दो ऊन ऐसे होते हैं जो बकरियों से प्राप्त किए जाते हैं। बाकी के जितने ऊन होते हैं वो आपके भेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब हम बात करते हैं रेशम के बारे में। रेशम हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। पौधों से मिलने वाले रेशे को पादप रेशा कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी भी कहा था कि जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग जानतो रेशा कहते हैं। तो जो जंतुओं से प्राप्त होता है उसको हम जानतो रेशा कहते हैं, और जो पौधों से प्राप्त होता है उनको हम लोग पादप रेशा कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं रेशम के जो कीड़े हैं वो किस पौधे पर होते हैं, तो वो सहतूत के पौधे पर जो है पाले जाते हैं। और रेशम के पालन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने कल वाली क्लास में इनको देख लिया। जिन्होंने उन क्लास को नहीं देखा है, लिंक में जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक इसकी दे दी है। जूट की बात करते हैं तो जूट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जूट है हमें किससे प्राप्त होता है, तो हमें वो पटसन और फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जो है टेट के एग्जाम में आया है ये कि जो जूट है वो किस पौधों से प्राप्त होता है, तो पटसन और फ्लेक्स के पौधे से मिलता है। पटसन पौधों के लिए पानी बहुत चाहिए, इसलिए इसकी खेती बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि जूट के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए, तो जूट वहीं पर होता है जहां पर ज्यादा पानी होता है, इसलिए इसकी खेती बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहते हैं, तो आपका आंसर जूट हो जाएगा। तो इनके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो जूट है वो पटसन और फ्लेक्स के पौधों से मिलता है, ठीक है। ये उसी जगहों पर उगाया जा सकता है जहां पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, और पटसन को जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कपास की। इसके लिए काली मिट्टी और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। समझ में आ गई बात? आप देख सकते हैं यहाँ पर कपास जो है, जहां पर कपास होती है उसके फूल देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर कहा जाए कि कपास जो है हम कहां उगा सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में, तो काली मिट्टी में उगा सकते हैं। और जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो उष्ण जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम 200 पाला रहित दिन होने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जहां पर कपास उगाए जाते हैं वहां पर कम से कम 200 दिन तक पाला ना हो, यानी कि ये ठंडियों में नहीं होता है। समझ में आ गई बात? यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। तो ये 3 स्टेट के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से किन जगहों पर कपास नहीं उगाया जाता है। और आपको 3 ऑप्शन में तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश देंगे, और एक आपको राजस्थान उठाकर दे देगा। तो याद रखिएगा जो कपास है वो राजस्थान में नहीं उगाया जा सकता है, ये वहीं उगाया जाएगा जहां पर जो है पाला नहीं आता है, ठीक है, जहां पर ठंडियां कम होती हैं। हालांकि ठंडी क्या, ठंडी तो हर जगह होती है। अब जैसे आपको पता है कि 365 दिन होता है, 365 दिन में अब 165 दिन इसको निकाल दीजिए, बाकी 200 दिन तो पाला नहीं होगा। तो ऐसी जगहों पर उगाया जाता है जहां पर 200 दिन पाला रहित जो है दिन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम रेशा की बात करते हैं, और यहां से क्वेश्चन आपके सीटेट में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, जो रेशे रसायनों से बनते हैं उन्हें कृत्रिम रेशा कहते हैं। अभी तक जो हम लोग रेशे के बारे में पढ़ रहे थे, चाहे वो आपका कपास हो, चाहे आपका रेशम हो, जूट हो, ऊन हो, ये सारे के सारे हमारे प्राकृतिक रेशा हैं, ठीक है। ऊन हम भेड़ों से प्राप्त करते हैं, रेशम जो है हमारा वो रेशम के कीड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जूट हमने पटसन और फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त किया। कपास जो है ये भी हम उगाते हैं, पेड़ पर ही होता है। अब हम बात करें कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा का मतलब होता है जो मानव निर्मित होता है, यानी ये प्रकृति से नहीं बनाया जाता, इसको मानव खुद बना लेते हैं। तो यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट इसका, रेयान लकड़ी के लुगदी से बनाया गया परंतु मानव निर्मित रेशा है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से
कौन सा रेशा जो है वो कृत्रिम रेशा, और आपके ऑप्शंस में जो है कपास दे दिया जाएगा, रेशम दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद में जूट दे दिया जाएगा, रेयान दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा रेयान जो है वो लकड़ी के लुगदी से बनता जरूर है लेकिन वो मानव निर्मित है। नायलॉन पूर्ण रूप से बनाया गया कृत्रिम रेशा, आप यहां पर देख लीजिए जो नायलॉन है वो पूर्ण रूप से बनाया गया कृत्रिम रेशा है। और नायलॉन का जो प्रयोग है वो हम कहां करते हैं, तो रस्सी बनाने में करते हैं। आप देखते होंगे नायलॉन की बहुत सारी रस्सियां आती हैं, तंबू बनाते हैं, टूथ ब्रश जो आपका टूथ ब्रश होता है उसको जो है हम लोग नायलॉन से बनाते हैं, उसमें देखते हो ना आप कूची वगैरह जो लगी होती है, ठीक है, जिससे हम दांत साफ करते हैं, वो भी आपका नायलॉन से बनाया जाता है। और पॉलिएस्टर, एक्रिलिक भी जो है कृत्रिम रेशा है। तो अगर आपको कृत्रिम रेशा लिखना है कौन कौन सा है, तो उसमें आप रेयान लिख लीजिए, नायलॉन लिख लीजिए, पॉलिएस्टर लिख लीजिए, एक्रेलिक लिख लीजिए, ये सब के सब जो है आपके कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर लिखिएगा और याद करिएगा कि कौन कौन से जो है वो कृत्रिम रेशे में आते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिट्टियों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले दानेदार कणों की परत जो है मृदा कहलाती है। मृदा अनेक जीवों का आवास होता है, या पौधों को जकड़ कर रखती है, या पौधों को जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। समझ में आ गई बात। तो मिट्टी के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि यह जो है दानेदार होती है, ठीक है, और मृदा जो है अनेक जीवों का आवास होता है। आपको पता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपकी मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनका मेन काम होता है कि ये पौधों को जकड़ कर रखते हैं और पौधों को जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। तो इन चीजों को लिख लीजिए, मिट्टी के बारे में थोड़ी सी विशेषताएं हैं। इसमें जो ये वाला जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल, ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया भी गया है और इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे भी। इनको आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखिएगा भी। होता क्या है एक बार मैं फिर बता दूं, जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं बार बार कमेंट करते हैं सर एमसीक्यू लाइए, एमसीक्यू लाइए, प्रीवियस ईयर करवाइए, सब कुछ करवाइए। भाई मेरे यकीन मानिए इस चैनल पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर एक प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम होगा। सारी एमसीक्यू मैं करवा दूंगा, कम से कम 1,000 एमसीक्यू में सब में करवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। ये जो थ्योरी चीजें होती है ना, आप देखोगे इसको ये बहुत कम जगहों पर मिलता है। थ्योरी कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी ही होती है। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो तो एमसीक्यू के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं जाऊं 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन उठा लूं, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट से उठा सकता हूं, आपको करवा दूंगा, आप लोग कर लोगे तो आपको वही 25 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है, और उससे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको नहीं बनेंगे। इसीलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप इस चैनल के व्यूअर्स हो तो आपको जो कंटेंट है वो जबरदस्त तरीके से मिले। इसीलिए मैं पहले थ्योरी करा देता हूं, उसके बाद आपको मैं एमसीक्यू करवाता हूं, ताकि जब आप एग्जाम देने सीटेट का जाए, जो भी स्टेट टेट आपका है, वहां पर जब आप जाए पेपर देने तो आप वहां पर जब देखें उनको तो आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है और आज सारी चीजें मेरी क्लियर हो रही हैं। समझ में आई बात। क्योंकि सीटेट एक ऐसा चीज है जो ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता है, बढ़िया घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस चल रही, जबरदस्त करिए, यकीन करिए इस चैनल पर सब एमसीक्यू हो गया यार, परेशान क्यों हो रहे हो। चलिए तो यहां पर बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका, जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं। मृदा जो है अनेक परतों की बनी होती है, याद रखिएगा, जो मृदा है वो अनेक परतों की बनी होती है, उसे ही हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस और खनिज पाया जाता है और यही परत उपजाऊ होती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मिट्टी की कितनी परतें होती हैं, तो आपको हम बता दें जो मृदा परिच्छेदिका है उसकी 4 परतें होती हैं। ऊपरी मृदा, अवर मृदा, सशंतर और आधार सेल, ये 4 चीजें होती हैं। इनको आप लिख लीजिएगा ऐसे ही चारों परत बना के, ठीक है। ऊपरी मृदा, अवर मृदा, संसतर और आधार सेल, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए सबसे उपजाऊ कौन होती है तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ऊपरी मृदा जो होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें ही ह्यूमस यानी कि जीवाश्म और खनिज पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव में क्या होता है कि कुछ लोग अपनी मिट्टियां बेच देते हैं, जो खेत होता है उसमें मिट्टी बेच देंगे, तो जब वो मिट्टी को बेच देते हैं तो उनकी जो खेत है उसकी जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उर्वरकता ऊपर वाली ही परत होती है। समझ में आ गई बात। और ऊपर वाली वो मिट्टी बेच देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो उर्वरकता है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि इसकी दूसरी परत जो है कठोर होती है, इसमें ह्यूमस कम होता है। अब दूसरी क्या है, अवर मृदा, आप यहां पर देख लीजिए, इसकी जो अवर मृदा है वो काफी ज्यादा कठोर होती है और इसमें ह्यूमस यानी कि जीवाश्म कम पाए जाते हैं। तीसरी परत जो है पत्थरों की होती है, आप यहां पर फिगर में देख लीजिए, जो तीसरी परत है यहां पर जो संसतर है ये आपकी पत्थरों की होती है। और चौथी परत में आधार सेल पाई जाती है, यही मिट्टी को रंग प्रदान करती है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि मिट्टी को रंग कौन प्रदान करता है तो आपका सीधा आंसर होगा कि चौथी परत, जिसको हम लोग आधार सेल कहते हैं, यही मिट्टी को रंग प्रदान करता है कि मिट्टी काली होगी कि मिट्टी लाल होगी कि किस रंग की मिट्टी होगी। समझ में आई बात। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो पहली हो जाएगी।
मिट्टी की कौन सी परत पत्थरों की बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरी परत हो जाएगी। ठीक है, चौथी आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी की कौन सी परत जो है मिट्टियों को रंग प्रदान करती है, तो आपका आंसर जो है वो आपकी चौथी परत हो जाएगी। कंफर्म है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मिट्टी की प्रकार के बारे में, और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट एवं मरुस्थलीय। ये इतने प्रकार के जो है हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं आज की मिट्टियों के बारे में, इतने ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इतनी सारी चीजों को ही ध्यान से दिया गया और इनको ही हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटेराइट मृदा की। यह मृदा वहां पाई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है। यह मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। समझ में आ गई बात? यानी आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि किस मृदा में खेती जो है ज्यादा अच्छे से नहीं किया जा सकता, तो आंसर लैटेराइट हो जाएगा। और लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? वहां पाई जाती है जहां पर वर्षा अधिक होती है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, यहां से क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया है। इस प्रकार की मृदा जो है मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। अब आपके क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि बताइए निम्न में से जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है? बहुत वर्षा वाले स्थान पर, या फिर मैदानी भाग में, या फिर नदी घाटियों में। तो याद रखिएगा जो जलोढ़ मृदा है वो मैदानों में और नदी घाटियों में पाया जाता है। इस प्रकार की मृदा में लगभग सारी फसलें उगाई जा सकती हैं, इसीलिए जलोढ़ मृदा को सबसे अच्छी मृदा भी कहा जाता है। याद रखिएगा सबसे अच्छी मृदा जो है हमारी जलोढ़ मृदा होती है। इसमें हम गेहूं लगा सकते हैं, चावल लगा सकते हैं, दलहन भी होता है, तिलहन भी होता है, गन्ना भी होता है, आदि जो है इसमें से उगाए जा सकते हैं। तो सबसे अच्छी मृदा जो है जलोढ़ मृदा होती है, और भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। इसको लिख लीजिएगा, मैंने पॉइंट नहीं लिखा, लिख लीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका निर्माण लावा द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लैटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा, वो कहां पर पाई जाती है? जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है। जो काली मिट्टी है वहां पाई जाएगी जहां लावा होगा, जहां पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। ठीक है, इसका निर्माण लावा द्वारा होता है। यह मृदा गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। स्टेट के नाम जरूर याद रख लीजिएगा। इसमें कपास और गन्ना उगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपके क्वेश्चन आएंगे कि कपास जो है किस मिट्टी में उगाया जा सकता है, तो आपका आंसर जो है काली मृदा हो जाएगा। इसमें कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसके जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी है आपकी लाल मृदा। यह मृदा दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखिएगा ये पूछा भी गया है आपकी स्टेट टेट में, कई सारे, जैसे हरियाणा टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी आया है। ठीक है, कि जो लाल मृदा है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो मिट्टी है वो लाल किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा लोहे और आयरन की अधिकता के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। सिंचाई के माध्यम से इसमें धान और आलू उगाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते। एक बार लाइक कर दो वीडियो को भाई, अगर भूल गए हो तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए अगली है आपकी मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा शुष्क व अर्धशुष्क स्थानों पर पाई जाती है। आप देख सकते हो मरुस्थल जहां पर भाई बहुत ज्यादा जो है सूखा होता है, बालू बालू एकदम से होता है, जैसे आप देख सकते हो रेगिस्तान वगिस्तान में, कहां पर? वहां बिल्कुल शुष्क होता है और वहीं पर यह पाई जाती है। जैसे राजस्थान और लद्दाख में यह मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। और इसमें एक नोट है कि चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा अधिक होती है। और मरुस्थलीय मृदा कहां पाई जाती है? तो राजस्थान और लद्दाख में यह मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं मृदा संरक्षण, जो कि सीटेट में आ चुका है। यहां पर 2 बार क्वेश्चन मृदा संरक्षण से सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप ये याद करिए कि मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और नहीं आएगा तो वहां पर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो मृदा संरक्षण, तो मृदा संरक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम वृक्ष लगाएंगे, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का कम प्रयोग करेंगे। कल वाली क्लास में हमने बताया था कि अगर हमें मृदा को बचाना है, अच्छे तरीके से हमें खेती करनी है, तो हमें उर्वरकों और कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए। मैंने कल की क्लास में करा दिया है। ईवीएस में फिर बता दूं, एक बार आपको याद दिला दूं, ईवीएस और सीडीपी की अगर अब तक की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो दोनों की प्ले लिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, वहां पर सारी जो वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगी। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि अतिचारण कम करके। अतिचारण का मतलब होता है जो पशुएं होती हैं उनको खेतों में कम चरने देना। ठीक है, क्योंकि जब वो चरती हैं वहां पर तो उनके जो पैर होते हैं, ठीक है, जिनको हम खुर कहते हैं, उनसे वहां की मिट्टियां कट जाती हैं और बरसात में मिट्टियां जो है बह जाती हैं। बांध बनाकर भी हम लोग मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे बाढ़ में जो मिट्टियां हैं वो कटकर बहे ना। और अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें उगाकर, मैंने आपसे कल भी कहा था कि फसल चक्रण के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो खेत होते हैं उनकी उर्वरकता को बनाए रखते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहां पर कुछ एमसीक्यू आ गए हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, थोड़े ही एमसीक्यू हैं, बाकी एमसीक्यू हम लोग अलग से लाएंगे, उस दिन हम एमसीक्यू ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप यहां पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि फल सब्जियों के कचरे के द्वारा तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं? बताइए। हम लोगों ने कल की क्लास में खाद के बारे में पढ़ा था कि खाद जो है हमारी 3 प्रकार की होती है, एक गोबर की खाद होती है, एक कंपोस्ट की खाद होती है और एक हरी खाद होती है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कल की क्लास जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। तो फल सब्जियों के कचरे के द्वारा तैयार की गई खाद को हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर जो है कंपोस्ट की खाद हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहां पर गोबर की खाद की, तो गोबर की खाद कैसे तैयार की जाती है? ये जो जानवर होते हैं उनके मल मूत्र या गोबर से हम लोग तैयार करते हैं, इसमें कूड़ा कचरा भी डाल देते हैं तो वो भी जो है गलकर आपका गोबर की खाद हो जाता है। हरी खाद क्या होता है? तो हरी खाद में हमने आपसे कहा था कि लेग्यूमिनस जिसको बोलते हैं, मटर कुल का पौधा, उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम फसल के रूप में लगा देते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें फूल आने लगते हैं, तो हम उनकी जुताई खेत में ही कर देते हैं, उनको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। लेग्यूमिनस किस कुल का पौधा है? तो ये आपका मटर कुल का पौधा, सॉरी हाँ मटर कुल का पौधा, याद रखिएगा। और जो उर्वरक होता है, उर्वरक आपका जो आप मार्केट में खरीदने जाते हो वही उर्वरक होता है। ठीक है, जैसे आपने डाई ले लिया, यूरिया ले लिया, पोटास ले लिया, जिंक ले लिया, वो आपका जो है उर्वरक होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? हमने मधुमक्खियों के बारे में आपको कल की क्लास में पढ़ाया है, बताइए इसमें। पहला, नर मक्खियां छत्तों के लिए महत्वपूर्ण हैं, छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? बताइए। नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के बारे में सही नहीं है? चलिए, तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो भाई जाहिर सी बात है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और आपको हम बता दें, यहां पर हमने कल की क्लास में बताया था कि जो इनके मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती, बिल्कुल सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना भाई मेरे, वो नर मक्खियां छत्तों के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नर मक्खी होती है बिल्कुल भी छत्तों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सीटेट में आया था। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो नर मक्खी होते हैं वो छत्तों के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। बस ये है कि कुछ नर मक्खी वहां पर रहते हैं। यहां पर मेन जो छत्ते में जो मधुमक्खियां होती है वो मेन जो होती है वो मादाएं होती है, नर नहीं होती है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए। और कल हमने आपको एक चीज और बताया था कि जब मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वो लोग किस प्रकार से अपने साथियों को सूचित करती हैं? तो याद रखिएगा, जब मधुमक्खियों को रस या पराग मिल जाता है तो वो नृत्य करके अपने साथियों को जो है सूचित करती है। ये भी मैंने कल बता दिया गया था। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें नर की जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल ही कम के बराबर होती है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एगमार्क का संबंध किससे है? ये भी मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। गुणवत्ता से संबंधित है, पैकेजिंग से संबंधित है, संसाधन से संबंधित है, या फिर उत्पादन से संबंधित है? चलिए बताइए। तो बिल्कुल जो एगमार्क है उसका संबंध जो है गुणवत्ता से संबंधित है। मैंने कल आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया था, और नहीं देखे हो तो आज याद रखना कि जो एगमार्क का साइन होता है, आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट होते हैं खाने पीने की, वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वन एवं वन उत्पादन से, सिल्क से, फूल से, या उर्वरक के? कल की क्लास भाई मेरे जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत फायदा करेगी कल की क्लास। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कल की क्लास के हैं। तो सिल्वी कल्चर का संबंध मैंने कल आपको बताया था कि वन एवं वन उत्पादों से संबंधित है। सिल्क का संबंध सेरीकल्चर से होता है, मछलियों का संबंध पिसीकल्चर से होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, केंचुए का संबंध जो है वर्मी कल्चर से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों का भी भला करोगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों का भी भला करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कहीं जाकर बस खाली एमसीक्यू रट लें और वो एमसीक्यू नहीं आएगा एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उनको भी थ्योरी के पार्ट कवर कराइए, और एमसीक्यू तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इनके भी जो भी आज की क्लासेस हमने किया है, कल की क्लासेस जो हमने किया है, इन दोनों के एमसीक्यू जो है हम लोग जल्द लेकर आएंगे। आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो परेशान न होइए। इस चैनल पर
आपको सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? और ये सीटेट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बताइए जो मिर्च है उसको लाने वाले जो है व्यवसायी कौन थे? मैंने अभी अभी इसके बारे में पढ़ाया था, तो दक्षिण अमेरिका जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन थे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप भूल गए हो अभी तक लाइक करना, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी बेहतरीन तरीके की क्लासेस मिलेंगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल इतना आज के क्वेश्चन थे और थ्योरी थे। बाकी कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके सीटेट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।